हर रिश्ते की एक पहचान होती है। हर रिश्ते का अपना एक अलग एहसास होता है और एक अलग अस्तित्व भी। इनमें कुछ कायम रहते हैं, कुछ समय के साथ बिखर जाते हैं। बस उनके होने का एक एहसास भर रह जाता है। समय की धूल परत दर परत कुछ इस तरह उन पर चढ़ती चली जाती है कि वे धुंधले से हो जाते हैं। और जब भी कोई ऐसा रिश्ता अचानक सामने आकर खड़ा हो जाता है तो इंसान को एक पल के लिए कुछ नहीं सूझता उसे क्या नाम दे। कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी हो रही थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 7 वर्ष बाद वह अचानक ही मेरे सामने आ खड़ा होगा। टिकट उसके हाथ बढ़ाते हुए मुझसे पूछा था। उसे देखते ही मैं चौंक पड़ी थी। चौंका तो वह भी था, किंतु जल्दी ही सामान्य हो खाली बर्थ की तरह देखते हुए उसने पूछा, और आप के साथ? मैं थोड़ा गर्व से बोली थी, जी मेरे पति किसी कारण से साथ नहीं आ सके। यह बच्चा आपके साथ है? उसने मेरे 5 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मेरा बेटा है, मैं उसे गर्व के साथ बोली थी। वह कुछ देर तक खड़ा रहा, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। उपेक्षित सा अपना मुंह खिड़की की तरफ फेर लिया। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि नायब तहसीलदार की पोस्ट को तुझसे सामने वाला कमलकांत वर्मा टीसी की नौकरी कर रहा है। बड़ी अजीब बात लग रही थी। कभी अपने उज्जवल भविष्य, अपनी जीत के लिए अपने प्यार को ठुकराने वाला, क्या अपनी जिंदगी से उसने समझौता कर लिया है? क्या ये वही आदमी है जिसे मैं लगभग 17 वर्ष पहले पहली बार मिली थी? 10 वर्षों का साथ, ढेर सारे सपने, और फिर लगभग 7 वर्ष पूर्व आखिरी बार मिली थी। 17 साल पहले मेरे पापा का तबादला जबलपुर में हुआ था। आयकर विभाग में आयकर निरीक्षक की पोस्ट पर तरक्की हुई थी। नया नया माहौल था, एक अजनबी शहर, ना कोई परिचित ना कोई मित्र। वह दीपावली का दिन था। अपने घर के बरामदे में ही मैं और मेरे दोनों छोटे भाई फुलझड़ी, अनार और चकरी जलाकर दीपावली मना रहे थे कि गेट पर एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। पहले तो मैंने सोचा कि राह चलते कोई रुक गया होगा, लेकिन जब वह काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा तो मैंने जाकर उससे पूछा था, जी कहिए आपको किससे मिलना है? मुझे देखकर वो नर्वस हो गया था। जी वह आयकर विभाग वाले निगम जी का घर यही है? हाँ, क्यों? मैंने उसकी बात भी पूरी नहीं होने दी थी। जी मैं ये प्रसाद लाया था। मुझे उनसे वह रुक रुक कर बोला था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पापा से ही मिलवाने में भलाई समझी। उसने पापा को ही अपना परिचय दिया था। पापा के ऑफिस में कार्यरत वर्मा जी का बेटा था वह। वर्मा जी पापा के मातहत क्लर्क थे। वह लगभग 10 मिनट तक रुका था। माँ ने उसे प्रसाद और मिठाइयाँ दी, लेकिन वह फ्लैट को छू तक नहीं रहा था। मैं उसके सामने बैठी थी। उसका लजाना सकुचाना बराबर चालू था। मैंने मन ही मन कहा था, लल्लू लाल आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैंने ही पूछा था। वह घबरा सा गया था। जी हायर सेकेंडरी में। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी।
इसके बाद न तो मैंने उससे कुछ पूछा और न ही उसने मुझसे बात की। जाते जाते पापा से कहा गया था, अंकल आपको पापा ने कल लंच पर पूरे परिवार के साथ बुलाया है। हूँ, पापा ने कुछ सोचते हुए कहा था। ठीक है, मैं वर्मा जी से फ़ोन पर बात कर लूँगा, पर बेटा अभी कुछ निश्चित नहीं है। उसके जाते ही मम्मी पापा में बहस शुरू हो गई थी कि निमंत्रण स्वीकार करे या ना करे। पापा को ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं था। पापा ने ही बताया था कि वर्मा जी बड़े ही प्रैक्टिकल इंसान है, कलम भर न फंसे से सब जायज़ है। पापा ठारे ईमानदार केरबेर का संग कैसे निभे। पापा के साथ वर्मा जी की हालत नाजुक थी। पापा ना तो खाते थे ना ही वर्मा जी को खाने का मौका मिलता था। पापा ने माँ को समझाया, देखो ये निमंत्रण मुझे शीशे से उतारने का एक जरिया है। लेकिन माँ के तर्क के सामने पापा के विचार ज़्यादा समय के लिए नहीं टिक पाते थे। इस अजनबी शहर में हमारा कौन है? आप तो दिन भर के लिए ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल, और मैं बचती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? जब कहती थी कि कुछ ले देकर तबादला ग्वालियर करा लीजिए तो उस समय भी यही ईमानदारी का भूत सवार था। मैं नहीं कहती कि ईमानदारी छोड़ दीजिए, लेकिन हर समय हर किसी पर शक करने का क्या फ़ायदा। ऑफिस की बात ऑफिस तक रखिए। हो सकता है मुझे एक अच्छी सहेली मिल जाए। मम्मी की बात सही निकली, उन्हें एक अच्छी सहेली मिल गई थी। आंटी का स्वभाव बहुत ही सरल लगा था। हम बच्चों को देखकर तो वह खुशी से पागल सी हो रही थी। मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा था, कितनी प्यारी बेटी है, इसे तो मुझे दे दीजिए। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बहन जी, जिस घर में एक बेटी ना हो वह घर नहीं होता। हम लोगों को बाद में पता चला कि उनकी कमल से बड़ी एक बेटी थी जिसकी 3-4 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। आंटी जी ने मुझे अपने हाथ से कौर खिलाए थे। मैं खा लूँगी ना आंटी जी, मैंने प्रतिरोध किया था और उन्होंने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, अपने हाथ से तो रोज ही खाती होगी, आज मेरे हाथ से खा ले बेटी। हम लोग लगभग 2 घंटे तक उनके घर में रुके थे। इस बीच मुझे कमल की सूरत तक देखने को नहीं मिली थी। मैंने सोचा था हो सकता है घर के बाहर हो। जब हम लोग चलने लगे तो अंकल और आंटी जी हमें छोड़ने गेट तक आए थे। अब आप लोग कब हमारे यहाँ आ रहे हैं? मम्मी ने पूछा था। आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहन जी, आंटी जी ने हंसते हुए कहा था। जब भी अपनी बेटी से मिलने का मन होगा आ जाऊंगी। हमारा घर आपसे ही था, अतः पैदल ही हम सब चल पड़े थे। अनायास ही मेरी नज़र उनके घर की तरफ गई थी तो देखा कमल खिड़की से हमें जाते हुए देख रहा था। जब तक उसके घर में थे तो जनाब बाहर ही नहीं आए और अब छिपकर दीदार कर रहे हैं। मेरे मुख से अचानक ही निकल गया था, लल्लू कहीं का। फिर तो आने जाने का सिलसिला सा शुरू हो गया था। दोनों घर के सदस्य एक दूसरे से घुल मिल गए थे। कमल का शर्माना सकुचाना अभी भी पूरी तरह से नहीं गया था।
हाँ, पहले ही अपेक्षा अब वह छिपता नहीं था, सामने आता और कभी कभी 2-4 बातें भी कर लेता था। आंटी जी का स्नेह तो मुझ पर सदैव ही बरसता रहा था। छमाही परीक्षा के गणित में मेरे बहुत कम अंक आए थे। पापा कुछ परेशान से थे कि कहीं मैं सालाना परीक्षा में गणित में फेल ना हो जाऊं। ये बात जब आंटी जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा था, इसे कमल गणित पढ़ा दिया करेगा, वह गणित से ही तो हायर सेकेंडरी कर रहा है और वैसे भी उसकी गणित बहुत अच्छी है। देख लीजिए, यदि स्नेह की समझ में न आए तो फिर किसी दूसरे को रख लीजिएगा। लेकिन बहन जी, उसकी भी तो बोर्ड की परीक्षा है, उसे भी तो पढ़ना होगा। पापा ने अपनी शंका जताई थी, पर दूसरे दिन ठीक 6 बजे कमल मुझे पढ़ाने के लिए हाजिर हो गया था। मैं भी पहली कॉपी किताब लेकर बैठ गई। 3-4 दिन तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि वह क्या पढ़ा रहा है। कोई सवाल समझाता तो ऐसा लगता जैसे वह मुझे नहीं बल्कि खुद अपने को समझा रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी भाषा मुझे समझ में आने लगी थी। वह स्वभाव से लल्लू जरूर था, लेकिन पढ़ने में होशियार था। वार्षिक परीक्षा समाप्त होते ही मैं नानी जी के पास आ गई। रिजल्ट आया तो मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुई थी। गणित में अच्छे नंबर मिले थे। मैं अपने रिजल्ट से संतुष्ट थी। कुछ दिनों बाद कमल का भी रिजल्ट आया था। उसे मेरिट लिस्ट में दूसरा स्थान मिला था। उसे बधाई देने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैं जल्द ही नानी के घर से वापस लौट आई थी। कमल से मिली, लेकिन उसे प्रसन्न नहीं देखा। वह दुखी मन से बोला था, नहीं स्नेह, मैं पीछे नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे पहली पोजीशन चाहिए थी। वह कॉलेज पहुंचा और मैं 11वीं में। मैंने पहली सुविधा अनुसार कॉमर्स विषय लिया और उसे IAS बनने की धुन सवार थी। आपको इस तरह विषय नहीं बदलना चाहिए था। मौका मिलते ही एक दिन मैंने उसे समझाना चाहा, मैं IAS बनना चाहता हूं और गणित उसके लिए ठीक विषय नहीं है। पिछले सालों के रिजल्ट देख लो। साइंस की तुलना में आर्ट वालों का चयन प्रतिशत ज़्यादा है। मैं उसका तर्क सुनकर खामोश हो गई। मेरी बला से कुछ भी पढ़ो, मुझे क्या करना है। लेकिन मैंने जल्द ही पाया कि मैं उसकी तरफ खिंचती जा रही हूँ। धीरे धीरे वह मेरे सपनों में भी आने लगा था। मेरे वजूद का एक हिस्सा सा बनता जा रहा था। अकेले में मिलने, उससे बातें करने को दिल चाहता था। समझ नहीं पा रही थी कि मुझे उससे प्यार होता जा रहा है या फिर यह उम्र की मांग है। वह मेरे सपनों का राजकुमार बन गया था और एक शाम तो मेरे सपनों को एक आधार भी मिल गया था। आंटी जी बातों ही बातों में मेरी मम्मी से बोली थी, मन में एक बात आई थी, आप बुरा न मानो तो कहूँ, कहिए ना। मम्मी ने उन्हें हरी झंडी दे दी। आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। सच कहती हूँ, मैं उसे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूँगी। यह सुन मम्मी खामोश हो गई थी। इतना बड़ा फैसला पापा से पूछे बगैर वह कैसे कर लेती उन्हें खामोश देखकर, और आगे बोली थी, नहीं जल्दी नहीं है, आप सोच समझ लीजिए, भाई साहब से भी पूछ लीजिएगा। मैं तो कमल के पापा से पूछकर ही
आपसे बात कर रही हूँ। कमल से भी बात कर ली है, उसे भी स्नेह पसंद है। उस रात मम्मी पापा में इसी बात को लेकर फिर तकरार हुई थी। क्या कमी है कमल में? मम्मी पापा को समझाने में लगी हुई थी। पढ़ने लिखने में होशियार है, कल को IAS बन गया तो अपनी बेटी राज करेगी। तुम समझती क्यों नहीं हो? पापा ने खींचते हुए कहा था। मम्मी, वह पढ़ रहा है, अभी से बात करना उचित नहीं है। वह IAS बन तो नहीं गया ना? मान लो कल को बन ही गया और उसे हमारी स्नेह नापसंद हो गई तो आप तो बस हर बात में मीन मेख निकालने लगते हैं। कल को उसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी। दोनों बच्चे को पढ़ा लिखा कर सेटल करना होगा। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? आज जब बेटी का सौभाग्य खुद चलकर उसके पास आया है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। पापा हमेशा की तरह मम्मी से हार गए थे और उनका हारना मुझे अच्छा भी लग रहा था। बस इतना ही बोले थे, लेकिन स्नेह से भी तो पूछ लो। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी नज़र पहचानती हूँ। फिर भी आप कहते हैं तो कल पूछ लूँगी। दूसरे दिन जब मम्मी ने पूछा तो मैं शर्म से लाल हो गई थी। चाह कर भी हाँ नहीं कह पा रही थी। मैंने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया था। वह मेरी मौन स्वीकृति थी। फिर क्या था? मैं एक सपनों की दुनिया में जीने लगी थी। जब भी वह हमारे घर आता तो छोटे भाई मुझे चिढ़ाते, दीदी तुम्हारा दूल्हा आया है। देखते ही देखते 2 साल का समय गुजर गया। मैंने भी हायर सेकेंडरी पास कर उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया था जिसमें कमल पढ़ता था। 1 साल तक एक ही कॉलेज में पढ़ने के बावजूद हम कभी अकेले कहीं घूमने फिरने नहीं गए। बस घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधे घर। ऐसा नहीं था कि मैं उसे मना कर देती, लेकिन उसने कभी प्रपोज ही नहीं किया और मुझे लड़की का एक स्वाभाविक संकोच रोकता था। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उससे कंपटीशन की तैयारी के लिए इलाहाबाद जाना था। सुनते ही मैं सकते में आ गई। उसे रोक भी नहीं सकती थी और जाते हुए भी नहीं देख सकती थी। जिस शाम उसे जाना था उसी दोपहर को मैं उसके घर पहुंची थी। वह जाने की तैयारी कर रहा था। आंटी जी रसोई में थी। मैंने पूछा था, मुझे भूल तो न जाओगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया था, जैसे मेरी बात सुनी ही न हो। उसकी इस बेरुखी से मेरी आंखें भर आई थी। उसने देखा और फिर बोला था, यदि कुछ बन गया तो नहीं भूलूंगा और यदि नहीं बन पाया तो शायद भूल भी जाऊंगा। सुनते ही मैं वहां से भाग आई थी। लगभग 4 माह बाद वह इलाहाबाद से वापस आया था। बड़ा परिवर्तन देखा। हेयर स्टाइल, बात करने का ढंग, सब कुछ बदल गया था। एक दिन कमल ने कहा था, मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी क्या? मुझे आश्चर्य हुआ था। मन में एक तरंग सी दौड़ गई थी, लेकिन बिना पापा से पूछे। ओह यार, पापा से क्या पूछना? आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। अच्छा ठीक है, मैं पूछ भी लूँगा। कमल ने पापा से क्या कहा मुझे नहीं मालूम, पर पापा मान गए थे। वह शाम मेरी जिंदगी की एक यादगार शाम थी। 3 से 6 पिक्चर देखी। ठंड में भी हम दोनों ने आइसक्रीम खाई।
लौटते समय मैंने उससे कहा था, तुम्हें इलाहाबाद पहले ही जाना चाहिए था। समय गुजरता गया, मैं भी ग्रेजुएट हो गई। सुनने में आया कि कमल का चयन मध्य प्रदेश PCS में नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए हो गया था, लेकिन उसने नियुक्ति नहीं ली। उसका तो बस एक ही सपना था, IAS बनना है। 2 बार उसने मुख्य परीक्षा पास भी की, लेकिन कंप्यूटर में बाहर हो गया। मेरे पापा का ग्वालियर तबादला हो गया। एक बार फिर हम लोगों को अपना पुराना शहर छोड़ना पड़ा। अंकल और आंटी दोनों ही स्टेशन तक छोड़ने आए थे। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुकी थी। अब तो पापा को सबसे अधिक चिंता मेरी शादी की थी। जब भी UPSC का रिजल्ट आता, वह पेपर लेकर घंटों देखा करते थे। मम्मी उन्हें समझाती, जहाँ इतने दिनों तक सब्र किया, वहाँ 1 आध साल और कर लीजिए। पापा गुस्से में बोले थे, ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है। बड़ी दूरदर्शी बनती थी ना। अब भुगतो। आप वर्मा जी से बात तो कीजिए, कोई अपनी जबान से थोड़े ही फिर जाएगा। शादी कर ले, लड़का अपनी तैयारी करता रहेगा। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। पापा गुस्से से चीखे थे। उस सनकी को अपनी बेटी ब्याह दूँ। अच्छी खासी पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ था, लेकिन नियुक्ति नहीं ली। यदि कल को कुछ नहीं बन पाया तो ऐसा नहीं है, वह योग्य है, कुछ न कुछ कर ही लेगा। आपकी बेटी सूखी नहीं भूखी नहीं मरेगी। पापा दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर जबलपुर चले गए। मैं धड़कते हृदय से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। 2 दिन बाद लौटकर आए तो मुंह उतरा हुआ था। आते ही ऑफिस चले गए। पूरे दिन माँ और मैंने प्रतीक्षा की। पापा शाम को आए तो चुपचाप खाना खाकर अपने बेडरूम में चले गए। उनके पीछे पीछे मम्मी भी। मैं उनकी बात सुनने के लिए बेडरूम के दरवाजे के ही पास रुक गई थी। क्या हुआ? क्या उन्होंने मना कर दिया? नहीं, पापा कुछ थके थके से बोले थे। वर्मा जी तो आज भी तैयार है, लेकिन लड़का नहीं मान रहा है। कहता है IAS बनने के बाद ही शादी करूँगा। हाँ, वर्मा जी ने थोड़े दिनों की और मोहलत मांगी है। लड़के को समझा कर फ़ोन करेंगे। हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेने वाली मम्मी क्रोधित हो गई थी। नहीं करना किसी के फ़ोन वोन का इंतज़ार, दूसरा लड़का देखना शुरू कर दीजिए। पागल ना बनो, पापा ने समझाया था। अपनी बेटी को यह सपना तुमने ही दिखाया था। फल भर में उसे कैसे तोड़ दोगी? कभी सोचा है उसके दिल को कितनी ठेस लगेगी? एक दिन माँ ने मुझसे कहा था, बेटी कमल शादी के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि यदि उसकी जबरन शादी की गई तो वह आत्महत्या कर लेगा। अब तू ही बता, हम लोग क्या करें? मैं इतना ही पूछ पाई थी। वह इस समय कहाँ है? कहाँ होगा? वही इलाहाबाद में मर रहा है। मम्मी ने गुस्से से कहा था, मैं उससे एक बार मिलूंगी। एक बार माँ, बस एक बार, मैंने रोते हुए कहा था। पापा मुझे लेकर इलाहाबाद गए थे। वह अपने कमरे में ही मिला था। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े अस्तव्यस्त, हालत पागलों की तरह लग रही थी। पापा मुझे छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। औपचारिक बातचीत होने के बाद वह मुझसे बोला था, तुम लड़कियों को क्या चाहिए? बस एक अच्छा सा पति,
एक सुंदर सा घर, बाल बच्चे और घर खर्च के लिए हर महीने कुछ पैसे। लेकिन मेरे सपने दूसरे हैं। अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम जहाँ मन करे शादी कर लो। कमल की बातें सुनकर मुझे भी क्रोध आ गया था। तुम मुझे अपने पास न रखो, लेकिन शादी तो कर सकते हो। मेरे माँ बाप भी चिंता मुक्त हो। कब तक वह लोग तुम्हारे IAS बन जाने का इंतज़ार करते रहेंगे? मेरी बात सुनते ही वह गुस्से से चीख पड़ा। इंतज़ार नहीं कर सकती हो तो मर जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो प्लीज़। उसकी बात सुन मैं सन्न रह गई थी। एक ही पल में 10 सालों से संजोया हुआ स्वप्न बिखर गया था। सोच रही थी क्या यह वही कमल है? मन से निकली हुक तब शब्दों में इस तरह फूटी थी कि मरूंगी तो नहीं, लेकिन एक बात कहती हूँ, जब किसी बेबस की आह लगती है तो मौत भी नसीब नहीं होती। मिस्टर कमलकांत वर्मा। और इसे याद रखना, घर आकर मैं मम्मी से बोली थी, आप लोग जहाँ भी मेरी शादी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जिससे भी कीजिएगा उसे मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में पता होना चाहिए। 1 वर्ष के अंदर ही मेरी शादी सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव के साथ हो गई। एक ज़माने में उनके पापा वहीं के जाने माने वकील थे। हम लोग दिल्ली में ही रहने लगे। गौरव जैसा चाहने वाला पति पाकर मैं कमल को भूल सी गई। साल भर में एक बार ही मायके जाना हो पाता था। इस बार तो अकेली ही जा रही थी। गौरव को कोर्ट का कुछ आवश्यक काम निकल आया था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3 बज रहे थे। ट्रेन अपनी गति से चली जा रही थी कि अचानक कर भेदी धमाका हुआ और आंखों के सामने अंधेरा सा छाता चला गया। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। गौरव भी आ चुके थे। एक ही ट्रक पर 2 ट्रेनें आ गई थी। आमने सामने की टक्कर थी। कई लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। मैं जिस बोगी में थी वह पीछे थी, इसलिए कोई खास दक्षिण नहीं हुई थी। फिर भी बेटे की हालत गंभीर थी। उसे 5-6 घंटे बाद होश आया था। 2 दिन बाद जब मैं डिस्चार्ज होकर जा रही थी तो नर्स ने मुझे एक खत लाकर यह कहते हुए दिया कि मैडम ये आपके लिए है, देना भूल गई थी, माफ़ कीजिएगा। मैंने आश्चर्य से पूछा था, किसने दिया? वही जो आप लोगों को यहाँ तक लेकर आया था। क्या आप नहीं जानती? नहीं, कमल है। नर्स आश्चर्य से बोल रही थी। उसने आपकी मदद की, आपके बेटे को अपना खून भी डोनेट किया और आप कहती हैं कि आप उसको नहीं जानती। मैं आतुरता से खत को पढ़ने लगी। इसने सोचा था कि अपने लिए की माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मृत्यु के इस तांडव ने मौका ही नहीं दिया। रिजर्वेशन टिकट पर ही गौरव का मोबाइल नंबर था। उन्हें फ़ोन कर दिया है। वह जब तक नहीं आते मैं यहाँ रहूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा गुनहगार कमल। पत्र को गौर से भी गौरव ने भी पढ़ा था। अच्छा तो वह कमल था। गौरव खोए खोए से बोले थे। सचमुच उसने बड़ी मदद की, हमारे बेटे को एक नया जीवन दिया है। बात आई गई हो गई। पीछे गौरव को एक केस में काफ़ी
वस्तु पाया था। पूछने पर बस यही कहते, समझ लो स्नेह एक महत्वपूर्ण केस है, यदि जीत गया तो बड़ा आत्मिक मुख मिलेगा। 1 वर्ष तक केस चलता रहा। फैसला हुआ गौरव के पक्ष में ही। वह उस दिन खुशी से पागल हो रहे थे। शाम को आते ही बोले, यार जल्दी से अच्छी अच्छी चीज़ें बना लो, मेरा एक दोस्त आ रहा है, IAS है। कौन दोस्त? मैंने पूछा था। जब आएगा तो खुद ही उसे देख लेना, मैं उसी को लेने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद गौरव वापस आए थे और अपने साथ जिसे लेकर आए थे उसे देखकर मैं अवाक रह गई। यह तो कमल है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? इसने गौरव ने प्यार से कहा था। तुम्हें आहत करके इसने भी कोई सुख नहीं पाया था। हमारी शादी के 1 साल बाद इसका IAS में चयन हुआ था, लेकिन तब तक लगातार मिलती सफलताओं ने इसे विपस्त कर दिया था। ये पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। इस कारण आयोग ने इसकी नियुक्ति को भी निरस्त कर दिया था। 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद जब यह ठीक हुआ तो सबसे पहले तुम्हारे ही घर गया, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन पापा जी ने इसे हमारा पता ही नहीं दिया था और फिर जीवन से निराश जीवन यापन के लिए इसने TC की नौकरी कर ली। आज मैं इसी का केस जीता हूँ। अदालत ने इसकी पुनः नियुक्ति का फैसला दिया है। आज यह फिर तुमसे माफ़ी मांगने ही आया है। वर्षों बाद मुझे वही कमल दिखा था जिससे मैं पहली बार मिली थी। शर्मीला और संकोची उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। मुझसे नज़र मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से प्रतिशत के आंसू बह निकले। स्नेह, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। एक लक्ष्य पाने के लिए जीवन के ही लक्ष्य को भूल गया था। आपके कहे शब्द आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभते हैं। लगता है आज भी एक आह मेरा पीछा कर रही है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो कमल, मैंने भरे गले से कहा। मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुमने मेरी ममता की रक्षा की थी। अब तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, ये मेरे मन की आवाज़ है। हाँ कमल, गौरव भी उसे समझाते हुए बोले थे। कल तुमने एक रिश्ते को परखने में भूल की थी, आज फिर से वही भूल मत करना। माता पिता को खुश रखना, अपना घर संसार बसाना और अपनी शादी में हमें भी बुलाना भूल तो न जाओगे। वह गौरव के गले लग रो पड़ा। निर्मल जल के उस शीतल प्रवाह के हमारे हृदय के सारे मैल को एक ही पल में धो दिया। 7 वर्षों तक के दिशाहीन और पागलों सा जीवन व्यतीत किया है मैंने। मर ही चुका था, आपने तो मुझे नया जीवन ही दिया। कैसे भूल जाऊंगा। कमल के जाने के बाद मैं गौरव के सीने से लगते हुए बोली थी, गौरव सचमुच मुझे आप पर गर्व है, लेकिन यह क्या, आपकी आंखों में भी आंसू है? हाँ, खुशी के हैं। जानती हो, सच्चा प्रायश्चित वही होता है जब आंसू उसकी आंखों से भी निकले जिनके लिए प्रायश्चित किया गया हो। आज कमल का प्रायश्चित पूरा हुआ। पति की बात सुनकर इसने भी अपने आप को रोने से न रोक सकी।